हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जी के जीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपके लिए फिर से लेके आ गए हैं इलेक्ट्रीशियन के प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम आपको आज 2 सेट करवाने वाले हैं, 6 और 7। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का पहला क्वेश्चन। सूचनात्मक चिन्ह का परिदृश्य रंग होता है। तो दोस्तों, ये होता है हरा। क्या होता है? हरा होता है सूचनात्मक चिन्ह का परिदृश्य रंग। फ्यूज संरक्षण का प्रयोग खालिस्तान तक के धारा मूल्यांकन के लिए होता है। तो दोस्तों, फ्यूज संरक्षण का प्रयोग जो है ये 100 एम्पियर की धारा के मूल्यांकन के लिए होता है। एक संवाहक 0.2 एम्पियर की धारा धारित करता है। यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है तो 30 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रभावित होंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 3.75 इंटू 10⁻19। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कैसे बनाए जाते हैं? दोस्तों, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो है ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग से। 3 ओम, 10 ओम और 15 ओम के 3 प्रतिरोधों को 30 वोल्ट परिपथ के समांतर में जोड़ा गया है। 3 ओम प्रतिरोध में से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी 10 एम्पियर। इसको आपको खुद सॉल्व करना है दोस्तों, ठीक है। ऐसा फ्यूज जो कि निर्धारित विद्युत धारा के मान से काफ़ी अधिक धारा भी केवल कुछ क्षणों के लिए सह सके कहलाता है। तो दोस्तों, ऐसा फ्यूज जो कि निर्धारित विद्युत धारा के मान से काफ़ी अधिक धारा भी केवल कुछ क्षणों के लिए सह सके, ये कहलाता है एचआरसी फ्यूज़। क्या कहलाता है? एचआरसी फ्यूज़ कहलाता है। यदि बैटरी का बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में काफ़ी बड़ा है तो सर्वोत्तम वर्गीकरण पद्धति होगी। दोस्तों, यदि बैटरी का बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में काफ़ी बड़ा है तो सर्वोत्तम वर्गीकरण पद्धति होगी, वो होगी ऑप्शन नंबर सी ए श्रेणी क्रम। कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर ए श्रेणी क्रम। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसी में एक और चीज़ बता देते हैं, यदि बैटरी का बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में काफ़ी बड़ा है तो श्रेणी क्रम होगी दोस्तों। और यदि बैटरी का बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में छोटा है तो होगी कौन सी? समांतर प्रतिरोध। ठीक है, समांतर होगी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धारावाही कुंडली में ऊर्जा निम्नलिखित रूप में संग्रहित होता है। दोस्तों, धारावाही कुंडली में ऊर्जा जो है किस रूप में संग्रहित होता है? तो ये होता है दोस्तों किस में? ऑप्शन नंबर बी चुंबकीय क्षेत्र में संग्रहित होता है। किस में? चुंबकीय क्षेत्र में। 40 वाट, 60 वाट और 100 वाट के 3 बल्बों को 220 वोल्ट मेंस के साथ श्रेणी में जोड़ा जाता है। ऊर्जा की खपत होगी। तो दोस्तों, ऊर्जा की खपत सबसे ज़्यादा किस में होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 40 वाट बल्ब के लिए सबसे अधिक होगी ऊर्जा की खपत। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भू संपर्कन निम्नलिखित की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। दोस्तों, भू संपर्कन जो है ये किसकी सुरक्षा के लिए आवश्यक है? तो ये हो जाएगा दोस्तों मानव की सुरक्षा के लिए। किसके लिए? मानव की सुरक्षा के लिए आवश्यक है भू संपर्कन। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक वाल्व है? तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक वाल्व कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डायोड। डायोड जो होता है दोस्तों ये इलेक्ट्रॉनिक वाल्व है। जब एक धारित्र को निर्गत से संयोजित किया गया हो तब अर्ध तरंग डिष्टकारी की लघु तरंग खालिस्तान होगी या डैश होगी? दोस्तों, एक धारित्र को जब निर्गत से क्या किया जाता है? संयोजित किया जाता है, तब अर्ध तरंग डिष्टकारी की लघु तरंग जो होगी वो क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए अधिक होगी। क्या होगी? अधिक होगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आरसी युग्मित प्रवर्धक में निम्नांकित में से कौन सा घटक संकेत के हार्मोनिक विरूपण के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? दोस्तों, आरसी युग्मित प्रवर्धक में निम्नांकित में से कौन सा घटक है जो संकेत के हार्मोनिक विरूपण के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ट्रांजिस्टर। क्या हो जाएगा? ट्रांजिस्टर। यदि भार प्राप्ति प्रतिरोध बढ़ेगा तो उभयनिष्ठ उत्सर्जक का धारा लाभ क्या होगा? यदि भार प्राप्ति प्रतिरोध बढ़ेगा तो उभयनिष्ठ उत्सर्जक का धारा लाभ क्या होगा? घटेगा। क्या होगा? घटेगा। वर्ग ए रोधक के लिए अधिकतम सुरक्षित तापक्रम क्या है? दोस्तों, वर्ग ए के रोधक के लिए अधिकतम सुरक्षित तापक्रम जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 105 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना हो जाएगा? 105 डिग्री। ये किसके लिए होता है? ये वाई के लिए होता है और ये होता है ए के लिए। ये होता है दोस्तों हमारा ई के लिए, शायद ई के लिए, हाँ सर, एक ई के लिए होता है दोस्तों। 120 किसके लिए होता है? ई के लिए होता है। ठीक है, 120 किस लिए होता है? ई के लिए होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 फेज इन्वर्टर के प्रचालन की विधि है। दोस्तों, 3 फेज इन्वर्टर के प्रचालन की विधि जो हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी 120 डिग्री। हेक्सा कोड डीएफसी हेतु डेसिमल कोड क्या होगा? दोस्तों, डीएफसी हेतु डेसिमल कोड क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी
3580। कितना होगा? 3580। सीढ़ी कक्ष की वायरिंग के मामले में निम्नलिखित में से किस स्विच का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों सीढ़ी कक्ष की वायरिंग के मामले में हम किसका उपयोग करते हैं? द्विमार्गी स्विच का उपयोग करते हैं। डीसी मशीन का सबसे बाहरी भाग योक कहलाता है। कम क्षमता की मशीन हेतु ये खालिस्तान का बना होता है। दोस्तों डीसी मशीन का जो बाहरी भाग होता है ये क्या कहलाता है? योक कहलाता है। कम क्षमता की मशीन हेतु ये किससे बना होता है? तो दोस्तों ये बना होता है किससे? ढलवे लोहे से। किससे बना होता है? ढलवा लोहे से। एक मूलभूत वलय डीसी जनित्र 90 चक्र प्रति सेकंड से घूमता है। प्रति सेकंड कितनी बार डीसी निर्गत विभव अधिकतम पहुंचता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी 180। कितना? 180। वोल्टमीटर के प्रचालन के लिए विभव ट्रांसफार्मर का प्रयोग उच्च वोल्टेज को निरापद वोल्टेज तक घटाने के लिए किया जाता है। प्राइमरी में फेरों की संख्या होती है। तो दोस्तों वोल्टमीटर के प्रचालन के लिए विभव ट्रांसफार्मर का प्रयोग उच्च वोल्टेज को निरापद वोल्टेज तक घटाने के लिए किया जाता है। प्राइमरी में जो फेरों की संख्या होती है ये कितनी होती है दोस्तों? सेकेंडरी में फेरों की संख्या से अधिक होती है प्राइमरी में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुमापी में शुष्क सेल का प्रयोग सिर्फ खालिस्तान के मापन हेतु किया जाता है। दोस्तों बहुमापी में शुष्क सेल का प्रयोग जो है किसके मापन के लिए किया जाता है? तो ये प्रतिरोध के मापन के लिए किया जाता है। 3 फेज प्रेरण मोटर की स्पीड होती है दोस्तों। तो 3 फेज प्रेरण मोटर की स्पीड जो होती है दोस्तों ये होती है तुल्यकालिक स्पीड से कम होती है। क्या होती है? तुल्यकालिक स्पीड से कम होती है 3 फेज प्रेरण मोटर की स्पीड। सिंगल फेज प्रेरण मोटर में सहायक वाइंडिंग सामान्यतः उस समय कट ऑफ हो जाती है जब निम्नलिखित के अलावा शेष मोटरों में एक निश्चित स्पीड आ जाती है। तो दोस्तों किसके अलावा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर के अलावा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लघु पिच कुंडलन शॉर्ट पिच वाइंडिंग प्रत्यावर्तकों में क्या हानि होगी? दोस्तों लघु पिच कुंडलन शॉर्ट पिच वाइंडिंग प्रत्यावर्तकों में क्या हानि होगी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुल वोल्टता कम होगी। क्या होगी? कुल वोल्टता कम होगी। तुल्यकालिक मोटरें आमतौर से निम्नलिखित पर प्रचलित होती है। दोस्तों तुल्यकालिक मोटरें जो है आमतौर पर किस पे निर्भर होती है? इकाई अग्रगामी पश्चगामी पावर फैक्टर या यह वोल्टेज पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अग्रगामी पावर फैक्टर पर। किस पे? अग्रगामी पावर फैक्टर पर प्रचलित होती है तुल्यकालिक मोटरें। तो वैसे तो देखा जाता है तुल्यकालिक मोटर जो होती है दोस्तों ये तीनों पावर फैक्टर पर प्रचलित होती है, इकाई अग्रगामी पश्चगामी। लेकिन आंसर में अग्रगामी दिया है तो अग्रगामी हम आपको बता रहे हैं। निम्न में से कौन सा मेटल रेक्टिफायर कहलाता है? दोस्तों मेटल रेक्टिफायर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन डायोड रेक्टिफायर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वाइंडिंग के किस परीक्षण के लिए खोजी कुंडली अपनाई जाती है? सर्च कॉइल विधि अपनाई जाती है वाइंडिंग के किस परीक्षण के लिए? तो दोस्तों इसकी राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी पोल की ध्रुवता के लिए। पोल की ध्रुवता के लिए वाइंडिंग में जो है सर्च कॉइल विधि अपनाई जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी मोटर वाइंडिंग में प्रति पोल प्रति फेज कुंडलियों की संख्या 1 हो तो वह कहलाती है। दोस्तों यदि किसी मोटर वाइंडिंग में प्रति पोल प्रति फेज कुंडलियों की संख्या 1 हो तो ये क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर सी सघनीकृत वाइंडिंग। क्या कहलाती है? कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। क्या कहलाती है? कंसंट्रेटेड वाइंडिंग सघनीकृत वाइंडिंग कहलाती है जब मोटर वाइंडिंग में प्रति पोल प्रति फेज कुंडलियों की संख्या 1 हो तो। निम्नलिखित में से कौन सा गैस डिस्चार्ज लैंप है? डिस्चार्ज लैंप कौन सा है दोस्तों इसमें से? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। सोडियम वाष्प लैंप, उच्च दाब मरकरी वाष्प लैंप, निम्न दाब मरकरी वाष्प लैंप, ये सभी जो है क्या है? गैस डिस्चार्ज लैंप है। यदि मुख्य वितरण बोर्ड पर 3 फेज 400 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की सप्लाई आ रही हो और भू संपर्क के लिए बस बार भी लगा हो तब 230 वोल्ट रेटिंग के लैंप और पंखे क्या होने चाहिए दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 230 वोल्ट रेटिंग के पंखों और लैंपों को चलाया जाता है, लेकिन यह IE नियम के अनुसार नहीं है। सही नहीं है। ठीक है। AC मोटर की तुलना में DC मोटर के प्रयोग को वहाँ वरीयता दी जाती है जहाँ क्या होता है दोस्तों? जहाँ किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों? ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा गति नियंत्रण की विस्तृत प्रयास आवश्यक होती है, वहाँ AC मोटर की तुलना में DC मोटर प्रयोग को वरीयता दी जाती है। AMG सेट के नियंत्रक पट में स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर प्रयोग किया गया है। इसमें कॉन्टेक्टर्स के अतिरिक्त कौन सी अन्य युक्ति अति आवश्यक है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका क्या? ऑप्शन नंबर ए टाइमर इसके लिए अति आवश्यक है। रूम हीटर का एलिमेंट किससे बना होता है? रूम हीटर का हीटिंग एलिमेंट जो है ये बना होता है किसका? नाइक्रोम का। किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। निम्न में से क्या पानी का ट्रिपल बिंदु नहीं है? दोस्तों पानी का ट्रिपल बिंदु इसमें से कौन सा नहीं है आपको बताना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 32 डिग्री आर। 32 डिग्री आर जो है ये पानी का ट्रिपल बिंदु नहीं है। 492, 373 और 32 ये क्या है? पानी के ट्रिपल बिंदु है। यदि 6 पोलों की संख्या वाले मोटर की तुल्यकालिक गति 400 RPM है तो सप्लाई आवृत्ति क्या हो जाएगी? दोस्तों हम जानते हैं NS बराबर क्या होता है? 120F/P। क्या होता है? 120F/P। ठीक है। यहाँ पोल की संख्या कितनी दी है दोस्तों? NS कितनी दी है दोस्तों? हमको गति हमको दी है 400। कितनी दी है? 400।
120 इंटू एफ का मान हमको निकालना है। पी कितना दिया है, 6 दिया है। 1 0 से 1 0 काटेंगे, 6 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 40 को 20 बार में, तो कितनी आ जाएगी 20 हर्ट्ज। इसका राइट आंसर हो जाएगा, कितना आ जाएगा 20 हर्ट्ज। निम्न तनन केबल की वोल्टेज होती है दोस्तों, निम्न तनन वोल्टेज केबल की वोल्टेज कितनी होती है, तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1000 वोल्ट। कितनी होती है, 1000 वोल्ट। एक परिपथ विच्छेदक सर्किट ब्रेकर में आर्क को निम्न प्रक्रिया द्वारा पैदा किया जाता है। तो दोस्तों एक परिपथ विच्छेदक सर्किट ब्रेकर में आर्क को किसके द्वारा पैदा किया जाता है, तो ये किया जाता है परिवर्तन के द्वारा। किसके द्वारा, परिवर्तन के द्वारा। 78 MOS IC का नियमित निर्गत वोल्टेज होता है दोस्तों। 78 MOS IC का नियमित निर्गत वोल्टेज जो होता है ये कितना होता है, ये होता है दोस्तों +5 वोल्ट। कितना होता है, +5 वोल्ट होता है। रडार बीकन क्या होता है दोस्तों, रडार बीकन जो होता है ये क्या होता है, ये होता है दोस्तों एक छोटे प्रकार का रडार। क्या होता है, एक छोटे प्रकार का रडार होता है रडार बीकन। प्रतिरोधक के समांतर जोड़ के सिरों पर विभवांतर होता है दोस्तों। प्रतिरोधक के समांतर जोड़ के सिरों पर विभवांतर क्या होता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समान। समांतर में विभव समान होता है और धारा क्या होती है, भिन्न होती है। और श्रेणी में क्या होता है, श्रेणी में धारा समान होती है, विभव क्या होता है, भिन्न होता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी अनावेशित पिंड को निम्नलिखित में से किस माध्यम से आवेशित नहीं किया जा सकता है, तो दोस्तों अपने अक्ष में घूर्णन करके, प्रेरण के द्वारा, चालन के द्वारा या घर्षण के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अपने अक्ष में घूर्णन करके आवेशित नहीं किया जा सकता है। किसी अणु का भार खालिस्तान माना गया है, तो दोस्तों किसी अणु का भार जो है क्या माना गया है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का भार जो है किसी अणु का भार माना गया है। यदि विद्युत आवेशित दो वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाए तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। यदि क्या हो जाएगा, यदि क्या हो जाएगा, यदि दोनों का विभव समान हो। यदि दोनों का विभव समान है दोस्तों तो एक तार से दूसरे तार में विद्युत धारा प्रभावित नहीं होगी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों का विभव समान हो। प्रतिरोध के वर्ण कोड में लाल रंग को कौन सा मान दिया गया है दोस्तों, लाल रंग को कौन सा मान दिया गया है, तो ये 2 दिया गया है, 2 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है दोस्तों, सदिश राशि कौन सी हो जाएगी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत क्षेत्र जो है एक सदिश राशि है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा प्रतिरोधक भौतिक रूप से आकार में बड़ा होगा, तो दोस्तों कौन सा प्रतिरोधक जो है भौतिक रूप से आकार में बड़ा होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100 ओम 50 वाट। 100 ओम 50 वाट, ठीक है। जिसकी प्रतिरोध और शक्ति का मान ज़्यादा होगा वो प्रतिरोधक भौतिक रूप से आकार में क्या होगा, बड़ा होगा। अच्छे कुचालक पदार्थ में निम्न में से कौन सा गुण होना चाहिए दोस्तों, अच्छे कुचालक पदार्थ में कौन सा गुण होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, उच्च भंजक वोल्टता होना चाहिए अच्छे कुचालक पदार्थ में। ठीक है। गर्म करने पर चालकता का बढ़ना किसके मामले में होता है दोस्तों, गर्म करने पर चालकता का बढ़ना किसके कारण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्धचालक में। चालकता कब बढ़ती है, गर्म करने पर चालकता किसकी बढ़ती है, तो अर्धचालकता की बढ़ती है। क्यों, क्योंकि ये ऋणात्मक ताप गुणांक होता है इनका। स्पार्क प्लग में कौन सा विद्युतरोधी पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होता है दोस्तों, स्पार्क प्लग में किसका उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है दोस्तों पोर्सलिन का, किसका, पोर्सलिन का उपयोग किया जाता है। विद्युत कार्य में निम्न में से क्या एक कुचालक के समान कार्य नहीं करता है, तो दोस्तों कुचालक के समान कार्य नहीं करता है, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नर्म लोहा जो है, नर्म लोहा एक कुचालक की तरह कार्य नहीं करता है। ताप बढ़ने पर किसी धारावाही चालक की विद्युत वहन करने की क्षमता क्या होती है दोस्तों, ताप बढ़ने पर किसी धारावाही चालक की विद्युत वहन करने की क्षमता क्या होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घटती है। क्या करती है, घटती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी विद्युत बल्ब में धारा 8% बढ़ जाती है तो इसकी सामर्थ्य में वृद्धि होगी दोस्तों, 8% बढ़ जाती है तो इस सामर्थ्य पे कितनी वृद्धि हो जाएगी दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8%। कितनी, 8%। कौन सा आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण इनमें से सही है, तो बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर mc²। क्या होगा, ई बराबर mc²। किसी भी सामग्री की विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है दोस्तों, तो विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओम सेंटीमीटर। क्या होगी, ओम सेंटीमीटर। विद्युत लेपन किस में काम नहीं आता है दोस्तों, विद्युत लेपन किस में काम नहीं आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, ऑप्शन नंबर बी, धातु को कठोर होने में, धातु को कठोर होने में विद्युत लेपन काम नहीं आता है। निकिल के विद्युतहीन लेपन में निम्नलिखित में से कौन स्थायीकारी के रूप में काम करता है, तो दोस्तों निकिल के विद्युतहीन लेपन में कौन स्थायीकारी के रूप में काम करता है, तो ये करता है दोस्तों क्या, ऑप्शन नंबर सी, थ्यूरिया। थ्यूरिया जो है स्थायीकारी के रूप में काम करता है निकिल के विद्युतहीन लेपन में। नाइट्रिक अम्ल के लिए रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों, तो नाइट्रिक अम्ल के लिए रासायनिक सूत्र है HNO3। क्या है गया, HNO3। निम्नलिखित में से अर्धचालक है दोस्तों, अर्धचालक क्या है, जर्मेनियम। जर्मेनियम क्या है, एक अर्धचालक है। निम्न में से कौन सा विद्युतरोधी पदार्थ है, विद्युतरोधी पदार्थ कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, पेपर। पेपर क्या है, विद्युतरोधी पदार्थ है। विशिष्ट प्रतिरोध को किससे दर्शाया जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध को दोस्तों
दोस्तों किससे दर्शाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ओम मीटर से। किससे? ओम मीटर से। निम्नलिखित में से किसमें प्रतिरोध का ऋणात्मक तापक्रम गुणांक होता है? तो दोस्तों ऋणात्मक तापक्रम गुणांक किसका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन का, अर्धचालक का। सोल्डर किसका मिश्र धातु है दोस्तों? तो सोल्डर जो है किसका मिश्र धातु है? ये हो जाएगा टीन और सीसा का। टीन और सीसा का मिश्र धातु है सोल्डर। ओम का नियम प्रयोग खालिस्तान किया जा सकता है दोस्तों। ओम का प्रयोग किसके लिए किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? ऑप्शन नंबर ए, रेक्टिफायर युक्ति के लिए। किसके लिए? रेक्टिफायर युक्ति के लिए। दिए गए परिपथ में I5 धारा का मान क्या होगा? दोस्तों आने वाली धारा का योग माइनस जाने वाली धारा का योग। आने वाली धारा कितनी है? 10 2 12, 10 2 12, 3 15, 15 और 15 में से 4 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों? 11। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर? 11 एम्पियर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 11 एम्पियर। लेड एसिड सेल की तुलना में निकिल आयरन सेल की दक्षता कम होती है, क्योंकि? दोस्तों लेड एसिड सेल की तुलना में निकिल आयरन सेल की दक्षता कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? उच्च होता है। क्या होता है? इसका आंतरिक प्रतिरोध उच्च होता है। कार्बन जिंक सेल में विध्रुवक का कार्य क्या है? दोस्तों कार्बन जिंक सेल में विध्रुवक का कार्य है जिंक के बर्तन पर होने वाली रासायनिक प्रक्रिया की तीव्रता को कम करना, उत्पन्न हुई हाइड्रोजन को जल में परिवर्तित करना, सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ाना या उत्पन्न हुई ऑक्सीजन का शोषण करना। दोस्तों कार्बन जिंक सेल में विध्रुवक का कार्य है उत्पन्न हुई हाइड्रोजन को जल में परिवर्तित करना। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शुष्क सेल में कौन सा पदार्थ विध्रुवक का कार्य करता है? दोस्तों शुष्क सेल में जो है कौन सा पदार्थ है जो विध्रुवक का कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीज डाइऑक्साइड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब लोड प्रतिरोध RL का मान सेलों के कुल आंतरिक प्रतिरोध RT के तुल्य हो जाता है तो क्या होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लोड को अधिकतम शक्ति प्राप्त होती है। वोल्टाइक तथा अथवा लेखवांशी सेल में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के चारों ओर हाइड्रोजन आयन का एकत्र होना क्या है? तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवाच्छादन कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइड्रोजन आयन का एकत्र होना ध्रुवाच्छादन कहलाता है। 50 वाट 200 वोल्ट बल्ब का प्रतिरोध क्या है? दोस्तों 50 वाट 200 वोल्ट बल्ब का प्रतिरोध क्या है? तो हमको प्रतिरोध P बराबर क्या होता है दोस्तों? एक तो होता है V²/R। क्या होता है? V²/R। अब उसने क्या बोला है? हमको बल्ब का प्रतिरोध पूछा है। V का मान हमको कितना दिया गया है? 200 दिया गया, मतलब 200 × 200 और बराबर किसके हो जाएगा? 50 के। तो इसको काटेंगे दोस्तों बट अपॉन में R। 50 से कितने बार में जाएगा दोस्तों? ये जाएगा 50 से 4 बार में। 4 बार में क्या? 4 का गुना 200 में होगा, 4 दूनी 800। तो कितना हो जाएगा? 800 ओम हो जाएगा। ठीक है, 800 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तार से बंधे हुए प्रतिरोधकों की क्षमता की पावर रेटिंग रेंज क्या है? दोस्तों तार से बंधे हुए वायर बाउंड प्रतिरोधकों की क्षमता की पावर रेटिंग रेंज क्या होती है? ये होती है 5 वाट से 50 वाट। कितनी होती है? 5 वाट से 50 वाट। 50 माइक्रोफेरेड धारिता के एक संधारित्र को 200 वोल्ट के विभव ऊर्जा तक चार्ज किया गया है। संधारित्र में संचयित ऊर्जा को बताइए। दोस्तों संधारित्र में संचयित ऊर्जा कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 1 जूल। कितनी हो जाएगी? 1 जूल हो जाएगी। श्रेणी RLC परिपथ के अनुनादी प्रवृत्ति आवृत्ति निर्माण करने के लिए सूत्र क्या है? दोस्तों ये हो जाएगा श्रृंखला RLC परिपथ के अनुनादी आवृत्ति निर्माण करने के लिए सूत्र जो होता है ये क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी, FR = 1/2π√LC। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा धारा का परिमाण तथा दिशा को दर्शाने हेतु सरल रेखा को एक तीर के साथ निरूपित किया जाता है। इसे निरूपण को खालिस्तान कहते हैं। तो दोस्तों क्या होता है? प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा धारा का परिमाण तथा दिशा को दर्शाने हेतु सरल रेखा को एक तीर के साथ निरूपित किया जाता है। इस निरूपण को हम बोलते हैं फेजर मात्रा। क्या बोलते हैं? फेजर मात्रा बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट वाला क्या, नेक्स्ट अपना प्रैक्टिस सेट। विद्युत से उत्पन्न आग के कारण इनमें से कौन से अग्निशामक प्रयोग नहीं किए जाने चाहिए? तो दोस्तों विद्युत से उत्पन्न आग के कारण इनमें से कौन से अग्निशामक प्रयोग नहीं किए जाना चाहिए? तो झाग प्रकार के। किसके? झाग प्रकार के। चित्र में दिखाया गया विद्युत कार्य में उपयोगी औजार क्या है? तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर उर्मिल औजार। क्या हो जाएगा? उर्मिल औजार है। जब एक समान आवेशित गोले के भीतर प्रवेश करते हैं तो विद्युत अवयव क्या होता है? कितना होता है? एक समान आवेशित गोले के भीतर प्रवेश करते हैं तो विद्युत वैभव क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उतना ही रहता है जितना सतह पर है। विद्युत रोधी निम्नलिखित में से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो विद्युत रोधी जो बने होते हैं किसके बने होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? ऑप्शन नंबर बी, पोर्सलिन के बने होते हैं। एक स्थिर धारा का स्रोत 1 किलो ओम के लोड पर
0.40 एम्पीयर की धारा सप्लाई करता है। यदि लोड को बदलकर 100 ओम कर दिया जाए तब लोड में धारा कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? 40 मिली एम्पीयर। सप्लायर फ्यूज जो सील्ड होता है, लगा होता है दोस्तों, सप्लायर फ्यूज जो सील्ड होता है ये क्या लगा होता है? तो ये लगा होता है दोस्तों किसके बाद में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बाद में। बोर्ड में लगा होता है, किस में लगा होता है? डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में लगा होता है सप्लायर फ्यूज जो सील्ड होता है। 3 सेलों में से प्रत्येक का विद्युत वाहक बल E है और प्रतिरोध R है। इन्हें प्रतिरोधक R के साथ समांतर क्रम में संयोजित किया गया है, अतः संयोजन में से प्रवाहित धारा का मान निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा? तो दोस्तों ये किसके बराबर हो जाएगा? इसका राइट आंसर बताना है आपको, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी। इसका राइट आंसर होगा बी, 3 बराबर 3/3R + R। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोहे के क्रोड वाले सोलेनाइड की आकर्षण शक्ति होती है दोस्तों, लोहे के क्रोड वाले सोलेनाइड की आकर्षण शक्ति जो होती है कितनी होती है? तो ये होती है दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, वायु के क्रोड वाले सोलेनाइड से अधिक होती है। क्या होती है? वायु के क्रोड वाले सोलेनाइड से अधिक होती है। एक तापक कुंडली में 100 वाट 200 वोल्ट अंकित है। कुंडली को 2 समान भागों में काट दिया जाता है और दोनों टुकड़ों को उसी स्रोत से समांतर में जोड़ दिया जाता है। अब उसमें से प्रति सेकंड निकाले ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो 400 जूल प्रति सेकंड। कितनी हो जाएगी? 400 जूल प्रति सेकंड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 भू संपर्क इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी होनी चाहिए दोस्तों, 2 भू संपर्क इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2 मीटर। कितनी होनी चाहिए? 2 मीटर होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में प्रयुक्त जीनर डायोड का संकेत कौन सा है? तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा जीनर डायोड। कौन सा हो जाएगा? जीनर डायोड। निम्नलिखित में से कौन सा परिपथ सीधे ही मेंस से प्रचालित नहीं किया जा सकता है? तो दोस्तों सीधे ही मेंस से प्रचालित नहीं किया जा सकता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वोल्टेज द्विग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सेंटर टेप पूर्ण तरंग डिस्टकारी। सेंटर टेप पूर्ण तरंग डिस्टकारी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आधार उत्सर्जक संधि के साथ समांतर में लगा एक पश्च बायसित डायोड तापक्रम में हो रहे बदलाव से, खालिस्तान में होने वाले बदलाव से परिपथ को असंवेदनशील बना देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ICO। क्या हो जाएगा? ICO। जैसे ही आगत विभव स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है वैसे ही आदर्श स्रोत वाले उभयनिष्ठ उत्सर्जक एम्पलीफायर का संपूर्ण विभव लाभ क्या होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, घटता है। क्या होता है? घटता है। किसके कारण क्रिस्टल ऑसिलेटर एक स्थिर आवृत्ति ऑसिलेटर दोलित्र है? दोस्तों किसके कारण क्रिस्टल ऑसिलेटर एक स्थिर आवृत्ति ऑसिलेटर दोलित्र है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, उच्च क्यू के दौरान। उच्च क्यू मतलब आवेश, उच्च आवेश के कारण। कंपन करने वाली मोटर के दोष का कारण निम्नलिखित में से क्या नहीं है? कमजोर नींव, असंरेखित मोटर, दोषयुक्त भूसंपर्क, दोषयुक्त बिरनी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दोषयुक्त भूसंपर्कन जो है कंपन करने वाली मोटर के दोष का कारण नहीं है। अगर गेट से गुजरते किसी सिग्नल की किसी एक आगत में निम्नता है और निर्गत उच्च है तो यह गेट होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, नॉन गेट। नॉन गेट जो होगा, इसकी जो एक आगत निम्नता है और निर्गत उच्च है तो यह गेट कौन सा होगा? नॉन गेट होगा। किसी भी 500 वोल्ट अधिस्थापना पर इंसुलेशन प्रतिरोध निम्नलिखित से कम नहीं होना चाहिए। दोस्तों 500 वोल्ट अधिस्थापना पर इंसुलेशन प्रतिरोध किससे कम नहीं होना चाहिए? तो ये नहीं होना चाहिए 1 मेगा ओम से। किससे? 1 मेगा ओम से। एक डीसी मशीन में भिन्नात्मक पिच कुंडली प्रयोग की जाती है। दोस्तों एक डीसी मशीन में भिन्नात्मक पिच कुंडली किस लिए प्रयोग की जाती है? तो ये की जाती है दोस्तों ताम्र हानि को कम करने के लिए। किसके लिए? ताम्र हानि को कम करने के लिए। वह युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है क्या कहलाती है? दोस्तों वह युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है ये क्या कहलाती है? अपनी ऑप्शन नंबर बी, डिस्क धारा मोटर। क्या कहलाती है? डिस्क धारा मोटर। पावर ट्रांसफार्मर की लोह क्रोड में पटलन करने का प्रयोजन निम्नलिखित घटाना होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भंवरधारा हानियाँ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिम्पिंग का उपयोग निम्न कार्य के लिए होता है। दोस्तों क्रिम्पिंग का उपयोग जो है केबल के साथ लग जोड़ने के लिए क्रिम्पिंग का उपयोग किया जाता है। किसका? केबल के साथ लग जोड़ने के लिए। 3 फेज प्रेरण मोटर का स्टार्टर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो दोस्तों 3 फेज प्रेरण मोटर का स्टार्टर कौन सा नहीं है इसका? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? ऑप्शन नंबर डी, 3 पॉइंट स्टार्टर। 3 पॉइंट स्टार्टर जो है 3 फेज प्रेरण मोटर का स्टार्टर नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी मोटर सबसे कम शोर करती है? तो दोस्तों सबसे कम शोर कौन सी मोटर करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सबसे कम शोर करती है दोस्तों, इसका राइट आंसर यूनिवर्सल मोटर दिया है, लेकिन यूनिवर्सल मोटर के अलावा क्या होती है? हिस्टेरेसिस मोटर जो है दोस्तों ये कम शोर करती है। हिस्टेरेसिस मोटर भी कम शोर करती है, लेकिन ऑप्शन क्या है? यूनिवर्सल मोटर दिया हुआ है, तो यूनिवर्सल मोटर हम बता रहे हैं आपको। एक पोर्ट
एक 8 पोल प्रत्यावर्तक 375 आरपीएम पर घूम रहा है। यदि पोलों की संख्या दोगुनी कर दी जाए तो नवीन आवृत्ति कितनी होगी? तो दोस्तों नवीन आवृत्ति, पोल कितना था? 8 था, 8 का दुगुना कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 16। कितनी गति दी है हम जानते हैं, एन एस बराबर क्या होता है? 120, एन एस बराबर क्या होता है? 120 एफ बाई पी। क्या होता है? 120 एफ बाई पी होता है। अब 120 तो वही रहेगा, 120 इंटू एफ का मान हमको निकालना है, बट पी की संख्या दोगुनी कर दी मतलब 16 कर देना है, और ये किसके बराबर है? 375 के बराबर है। किसके बराबर? 375 के बराबर है। इसको काटेंगे दोस्तों, 4 से काट दो, 4 चौ 16, 4 तिया 12, 30 बार में। 4 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 15, 30 हो जाएगा दोस्तों। 15 से काटेंगे दोस्तों, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 15 पाँचे 75, तो 25 दूनी 50। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका? 50 हर्ट्ज आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तुल्यकालिक मोटर का वी वक्र निम्न के मध्य संबंध बताता है। दोस्तों तुल्यकालिक मोटर का वी वक्र जो है किसके मध्य संबंध बताता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फील्ड करंट एंड आर्मेचर करंट के बीच में संबंध बताता है। हाफ वेव रेक्टिफायर परिपथ की आवश्यकता होती है। दोस्तों हाफ वेव रेक्टिफायर परिपथ की आवश्यकता किस लिए होती है? किस लिए होती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एक डायोड की। हाफ वेव में कितने परिपथ की आवश्यकता होती है? तो एक डायोड की आवश्यकता होती है। आर्मेचर वाइंडिंग कार्य में आपातकालीन परिस्थितियों में निम्नलिखित में से कौन सी वार्निश प्रयोग की जाती है? दोस्तों आर्मेचर रिवाइंडिंग कार्य में आपातकालीन परिस्थिति में निम्नलिखित कौन सी वायरिंग प्रयोग की जाती है? तो ये की जाती है दोस्तों कौन सा? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, वायु से शुष्क वाली वार्निश। कौन सी? वायु से शुष्क वाली वार्निश। यदि किसी मोटर की वाइंडिंग में एक समूह की सभी कुंडलियों का केंद्र एक ही हो तो वह कहलाती है। दोस्तों यदि किसी मोटर की वाइंडिंग में एक समूह की सभी कुंडलियों का केंद्र एक ही हो तो वो कौन सी वायरिंग कहलाती है? सकेंद्रित वाइंडिंग कहलाती है। कौन सी? सकेंद्रित वाइंडिंग कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी। थर्मोस्टेट की द्विधातु स्ट्रिप निम्नलिखित की बनी होती है। दोस्तों ये बनी होती है किसकी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ब्रॉस आयरन की। किसकी बनी होती है? ब्रॉस आयरन की। ऊंची इमारतों में नुकीले चालक लगाए जाते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं? मेघ से आवेशों को हटाकर पृथ्वी पर स्थानांतरित करते हैं। क्या करते हैं? मेघ से आवेश को हटाकर पृथ्वी पर स्थानांतरित करते हैं। वायरिंग जो भवन निर्माण में योजित एवं क्रियान्वित करने हेतु अपेक्षित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, कंड्यूट कंसील्ड वायरिंग। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 वोल्ट डीसी प्रचलित रिले नियंत्रक पट में प्रयोग की जाती है। नियंत्रक पट में इनके प्रचालन हेतु क्या व्यवस्था की जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत गीजर में ताप नियंत्रक किस तरह जुड़ा रहता है? दोस्तों विद्युत गीजर में ताप नियंत्रक जो है ये किस तरह जुड़ा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तापवन अवयव के श्रेणी में। किसके? तापन अवयव के श्रेणी में। आमतौर पर निम्नलिखित में से किस वितरण प्रणाली का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो दोस्तों किस वितरण प्रणाली का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सिंगल फेज 4 वायर का प्रयोग नहीं किया जाता है। दो संचरण तारों के बीच कोरोना होता है, जब उनमें क्या होता है? तो दोस्तों जब दो संचरण तारों के बीच कोरोना होता है, जब उनमें क्या होता है? इसका राइट आंसर उच्च विभवांतर होता है। क्या होता है? उच्च विभवांतर होता है। तुल्यकालिक मोटर में मंदन वाइंडिंग का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है। तो दोस्तों किस लिए किया जाता है? तो ये किस लिए जाता है? मंदन वाइंडिंग का प्रयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हंटिंग रोकने और स्टार्टिंग बलागुर्न उत्पन्न करने के लिए। बहुमंजिली भवनों में निम्नलिखित उद्देश्य से तड़ित चालक की व्यवस्था की जाती है। तो दोस्तों क्या होता है? तड़ित जो है भूकंप के स्पंदों को संग्रहित करने के लिए तड़ित विद्युत को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 38 का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तड़ित विद्युत को तड़ित चालक के माध्यम से पृथ्वी में भेजने के लिए। यूपीएस का अर्थ क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। क्या हो जाएगा? अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई जो है यूपीएस का पूर्ण रूप होता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसमीटर की अंतिम स्टेज पावर एम्पलीफायर ऑपरेट करता है। दोस्तों ट्रांसमीटर की अंतिम स्टेज पावर एम्पलीफायर ऑपरेट करता है क्या? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, क्लास सी। क्या करता है? क्लास सी। विद्युत की एक यूनिट निम्नलिखित के बराबर होती है। तो दोस्तों विद्युत की एक यूनिट किसके बराबर होती है? तो ये होती है 1 kWh के। किसके होती है? 1 kWh के बराबर होती है विद्युत की एक यूनिट। जब दो आवेशित चालकों को जोड़ा जाता है तब आवेश का प्रवाह नहीं होगा। यदि क्या होगा? यदि विभव एक समान है। यदि विभव एक समान है तो आवेश का प्रवाह नहीं होगा। ठीक है, 42 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। एक टेस्ला का मान क्या होता है दोस्तों? तो एक टेस्ला बराबर क्या होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 की पावर 4 गॉस। ठीक है, प्रतिरोधक के अंतर्राष्ट्रीय रोंग कोड के अनुसार बैगडी बैंड का प्रतिरोध करने वाली संख्या कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7।
लाल रंग का कितना था, 2 था। जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ के संपर्क से आवेशित किया जाए तो यह गोला क्या होगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा गोला वाला, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन देगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। चालकता को निम्नलिखित में व्यक्त किया जाता है। दोस्तों चालकता बराबर क्या होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मोह में किया जाता है। ठीक है। कॉपर के निम्नलिखित गुण के कारण इसके तारों का प्रयोग संयोजन तारों के रूप में किया जाता है। तो कॉपर के किसके कारण इसके तारों का प्रयोग संयोजन तारों के रूप में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए निम्न विद्युत प्रतिरोध के कारण। शुद्ध धातु में तापमान के बढ़ने से प्रतिरोध क्या होता है, तो शुद्ध धातु में तापमान के बढ़ने से प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, क्या होता है, तो बढ़ता है दोस्तों। क्या होता है, बढ़ता है। इलेक्ट्रॉनिक संयोजक को साफ करने के लिए एक विशेष विलायक प्रयुक्त होता है। कौन सा विलायक प्रयुक्त होता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। क्या होता है, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। 4 समरूप प्रतिरोधक को पहले समांतर में फिर श्रेणी में जोड़ा जाता है। पहले संयोजन का परिणामी प्रतिरोध दूसरे संयोजन के परिणामी प्रतिरोध से कितने गुना होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 1/16 टाइम्स। 3 ओम प्रतिरोधक को एक त्रिभुज के रूप में जोड़ा गया, किन्हीं 2 कोनों के बीच प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों, किन्हीं 2 कोनों के बीच जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 ओम। कितना होगा, 2 ओम होगा। 3 पिन प्लग टॉप में अर्थिंग पिन को मोटा करने का कारण क्या है, तो दोस्तों अर्थिंग पिन को मोटा करने का उद्देश्य जो होता है ये होता है क्या, अधिक क्षरण धारा वहन कर सके। ठीक है। 3 फेज लाइन में परिपथ को ऑन ऑफ करने के लिए सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला सीप कौन सा है दोस्तों, तो 3 फेज लाइन में जो है किस स्विच का उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आईसीटीपी। किसका, आईसीटीपी का। लघु रूप परिपथ वियोजक का प्रयोग आवश्यक है, तो दोस्तों लघु रूप परिपथ वियोजक का प्रयोग आवश्यक है, किसके लिए आवश्यक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भवन के प्रत्येक कक्ष की वायरिंग में। किसमें, भवन के प्रत्येक कक्ष की वायरिंग में। 3 पिन वाले प्लग में तीसरी पिन किस लिए प्रदान की जाती है, तो दोस्तों 3 पिन वाले प्लग में तीसरी पिन किस लिए प्रदान की जाती है, तो ये की जाती है भूसंपर्कन प्रदान करने के लिए। किस लिए, भूसंपर्कन। दोनों तरफ के स्विचों के लिए किस प्रकार की वायरिंग की आवश्यकता होती है, दोनों तरफ के स्विचों के लिए किस प्रकार की वायरिंग की आवश्यकता होती है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सीढ़ी नुमा वायरिंग की। 15 एम्पीयर की क्षमता का कौन सा आउटलेट संयोजित किया जाता है दोस्तों, 15 एम्पीयर की क्षमता का कौन सा आउटलेट संयोजित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डीपी स्विच के द्वारा। एसी परिपथ में पट्टित लोहे को स्थिरता से खालिस्तान के लिए प्रयुक्त होता है। दोस्तों एसी परिपथ में पट्टित लोहे को स्थिरता से खालिस्तान के लिए प्रयुक्त होता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एडी धारा क्षति को कम करने के लिए। ठीक है, पट्टित किया जाता है एडी धारा क्षति को कम करने के लिए। ताप विद्युत युग्म खालिस्तान के सिद्धांत पर काम करते हैं, तो दोस्तों ताप विद्युत युग्म जो है किसके सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो सीबेक प्रभाव पर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रेरण में प्रेरित ईएमएफ बराबर माइनस चुंबकीय फ्लक्स के बदलने की दर। यहाँ ऋण चिन्ह क्या है दोस्तों, ये ऋण चिन्ह क्या इसने बताया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, लेंज का नियम। क्या है, लेंज का नियम बताता है माइनस का सिंबल। ससेप्टेंस का युद्धक्रम क्या होता है दोस्तों, ससेप्टेंस का युद्धक्रम जो होता है ये होता है क्या, ऑप्शन नंबर डी रिएक्टेंस। क्या होता है, रिएक्टेंस होता है ससेप्टेंस का उत्क्रम। स्वप्रेरण की इकाई क्या होती है दोस्तों, तो ये होती है हेनरी। क्या होती है, हेनरी। संधारित्र की धारिता क्या होती है दोस्तों, संधारित्र की धारिता जो होती है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। प्लेट के क्षेत्रफल के साथ बढ़ती है, प्लेट के बीच की दूरी की कमी के साथ बढ़ती है, प्लेटों के पृथक करने वाले माध्यम के परावैद्युतिक नियंत्रण में वृद्धि के साथ बढ़ती है, सभी जो हो जाएगी। ठीक है। यदि 4 कैपेसिटर जिनमें प्रत्येक की धारिता 80 माइक्रोफेरेड है को समांतर में जोड़ जाता है तो शुद्ध धारिता होगी दोस्तों, समांतर में जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 320 माइक्रोफेरेड। समांतर में क्या हो जाएगा, 320 माइक्रोफेरेड। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 संधारित्र की कुल धारिता श्रेणीबद्ध रूप से, तो श्रेणी में क्या हो जाएगा दोस्तों 1/1, 1/2, 1/3 प्लस 1/4। इसको हम ये सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0.48 माइक्रोफेरेड। प्रत्येक सी माइक्रोफेरेड धारिता के 2 संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तो प्रभावी धारिता होगी दोस्तों, प्रत्येक सी माइक्रोफेरेड धारिता के 2 संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तो प्रभावी धारिता क्या होगी दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी C/2। क्या हो जाएगी, C/2। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्थिर विद्युत क्षेत्र की ऊर्जा किस उपकरण में संचित रहती है दोस्तों, स्थिर विद्युत क्षेत्र की ऊर्जा किस उपकरण में संचित रहती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैपेसिटर में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैपेसिटर में। 66 का आंसर हमने क्या बताया दोस्तों आपको, हमने 66 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी C²। C/2 नहीं होगा, C² होगा। ठीक है, 66 का आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिज्जूकारी। क्या हो जाएगा? रिज्जूकारी है। फिल्टर रेक्टिफायर का प्रधान कार्य क्या है? तो फिल्टर रेक्टिफायर का प्रधान कार्य जो होता है ये होता है दोस्तों क्या? संशोधित निर्गत से उर्मिका हटाना। ठीक है। कौन से रेक्टिफायर में 4 डायोड प्रयोग किए जाते हैं? तो 4 डायोड किस में प्रयोग किए जाते हैं दोस्तों? तो पूर्ण तरंग ब्रिज रेक्टिफायर में। किस में? पूर्ण तरंग ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड का उपयोग किया जाता है। यदि फुल वेव रेक्टिफायर में निविष्ट ज्यावक्री वोल्टेज की आवृत्ति f है तो न्यूनतम रिपल आवृत्ति क्या होगी? तो दोस्तों न्यूनतम रिपल आवृत्ति क्या हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? ऑप्शन नंबर बी 2f। क्या हो जाएगी? 2f। 110 मेगावाट जनित्र का शीतलन साधारण खालिस्तान के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों 110 मेगावाट जनित्र का शीतलन जो है साधारण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन के द्वारा। डीसी जनरेटर में ब्रश को रखा जाता है। दोस्तों डीसी जनरेटर में ब्रश को रखा जाता है कब? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नेटिक न्यूट्रल अक्ष के साथ में। एक आदर्श डीसी जनरेटर वह है जिसमें वोल्टेज रेगुलेशन खालिस्तान होता है। दोस्तों एक आदर्श डीसी जनरेटर वह है जिसमें वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों क्या? ऑप्शन नंबर सी, शून्य। क्या होता है? शून्य होता है। एक डायनामो 6 वोल्ट पर 0.5 एम्पियर धारा उत्पन्न करता है तो शक्ति क्षय कितना होगा? तो शक्ति क्षय कितना हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।